स्टार्ट करते हैं हम। नमस्कार, मैं अंशुल जैन, डायरेक्टर प्रोविक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, आप सबका इस लाइव वेबिनार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये लाइव वेबिनार जो रहेगा लगभग 20 से 25 मिनट का रहेगा। उसके बाद आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और तब तक मैं आपको बेसिक जो बायोमास से बायोमास पैलेट का है उसके लिए आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आप धैर्यपूर्वक सुनिए इसको। दोस्तों, हम जब बात करते हैं बायोमास से बायोमास पैलेट की तो हमारे दिमाग में कई सारे प्रश्न आते हैं कि आखिरकार बायोमास होता क्या है, कैसे इसको संग्रहण करेंगे, कैसे इसका प्रोक्योरमेंट करेंगे, कैसे बायोमास से पैलेट कन्वर्जन होगा, उसकी लाइफ कितनी होगी, कैसे इसको बेचेंगे। तो ऐसे सारी शंकाओं का समाधान हम इस लाइव वेबिनार में रोज करते हैं 6 से 6:30। और आज आपको बायोमास से बायोमास पैलेट के अंदर लगभग सारी जो चीज़ें हैं, सारी जानकारी चाहिए आपको इस आधे घंटे में मिलने जा रही है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। दोस्तों, हम बात करते हैं बायोमास की। बायोमास जो हम देखते हैं एक बड़ा सा भारी वर्ड जिसको हम बोलते हैं BIOMASS, लेकिन अगर आप हिंदी में इसका रूपांतरण करें तो सिंपली हम इसको बोल सकते हैं कचरा, वेस्टेज ऑफ एग्रीकल्चर, वेस्टेज ऑफ म्यूनिसिपल एंड वेस्टेज ऑफ इंडस्ट्री, ऑल दैट मेक्स ए बायोमास। हम बायोमास को और भी शब्दों में देखें तो वो हर चीज़ जो जल सकती है वो यहाँ पर चल सकती है, वो हर चीज़ जो जल करके ऊष्मा दे सकती है वो यहाँ पर बायोमास कहलाएगी। यानी बायोमास मतलब वो हर पदार्थ, वो हर वेस्टेज, वो हर चीज़ जो जल सकती है और ऊष्मा दे सकती है वो बायोमास कहलाएगी। कुछ भी हो, जैसे हम पहाड़ों पर जाएं तो पाइन नीडल होती है, वो जल सकती है, वो हमारे लिए बायोमास का काम करेगी। शुगर केन की फसल के बाद में शुगर केन की जो पत्तियां हैं वो हमारे लिए बायोमास का काम करेंगी। हमारे शहर के अंदर जो पतझड़ के अंदर पत्तियां गिरती हैं उनको सुखा लिया जाए तो वो एक अच्छा बायोमास है, क्योंकि उनको अंदर आग लग जाए तो जलती है अच्छी। हमारा जो भी वेस्टेज, इंडस्ट्री का वेस्टेज आ रहा है, म्यूनिसिपल का वेस्टेज आ रहा है या एग्रीकल्चर का वेस्टेज आ रहा है, वो सब बायोमास कहलाता है। और ये जो साइंस है कि बायोमास से बायोमास पैलेट कन्वर्ट कर दें, ये नीड ऑफ द टाइम है, नीड ऑफ द, जो हम कहें तो पूरे अभी भारत की नहीं पूरे विश्व की इसकी एक महती आवश्यकता की चीज़ है। और पूरे विश्व के अंदर कई सारे देश जो हैं इसमें ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं। इंडिया इज अबाउट टू स्टार्ट, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी इस पे ऊपर 0.1% काम हुआ है और स्टिल अ माइल्स टू गो। दोस्तों, हम बात करते हैं बायोमास से बायोमास पैलेट की, तो हम सिंपली समझ लेते हैं ये कंसेप्ट कहाँ से आया। तो इस कंसेप्ट का उदय हुआ दोस्तों पंजाब राज्य से, क्योंकि आपने सुना होगा कि पंजाब के अंदर जब कभी पराली जलती थी वहाँ पर इतना धुआं पैदा होता था, उससे जो राख निकलती थी वो जब भी हवा दिल्ली की तरफ होती थी तो राख उड़ करके दिल्ली में आती थी। और वहाँ पर केंद्र सरकार हमारी बैठी हुई है, तो उनकी न केवल सांस में तकलीफ हो रही है बल्कि वहाँ पर हवा में राख होने की वजह से उससे दम घुट रहा है। तो आपने अभी सुना होगा कि दिल्ली के अंदर AQI इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 500 से भी पार कर रहा है, विच इज़ द वर्स्ट इन वर्ल्ड अगर देखा जाए। इसका कारण है कि पंजाब में जब पराली जल रही है, हरियाणा में जब पराली जल रही है, उससे जो धुआं निकल रहा है बेसिकली वो आ रहा है दिल्ली के अंदर सीधा, क्योंकि बहुत नियर बाय स्टेट है। तो उसका समाधान क्या हो? उसका समाधान ये हुआ दोस्तों कि सरकार ने 3 साल पहले, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू राज्य सरकार, क्योंकि वहां पर फेवरेबल सरकार थी इनकी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लगभग एक ही पार्टी से थी, सरकार ने वहां पर दरखास्त लगाई कि क्यों ना हम इनका कुछ एक सब्स्टिट्यूट देखें, इनको जलाने की बजाय सब्स्टिट्यूट देखें। तो सरकार ने 2 एंगल पे काम किया। पहली चीज़ तो फार्मर को जलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और दूसरा अगर वो नहीं जलाएगा तो उसको कैसे कन्वर्ट करेगा। तो पहला हम क्वेश्चन का जवाब देख लेते हैं कि आखिरकार फार्मर को जलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दोस्तों, फार्मर बहुत भोला इंसान है, हमारा अन्नदाता जो हमारा है बहुत भोला है, उसको ज़्यादा दुनियादारी की नॉलेज नहीं है। वो देखता है कि भाई आज की डेट में अगर कोई भी आदमी, किसान जो राइस की खेती कर रहा है, चावल की खेती कर रहा है, तो सबसे पहले वो बेचारा अपने खेत के 10% हिस्से में चावल के पौध तैयार करता था, जिसको हम बोलते हैं नर्सरी। उसके बाद मई में जाकर के नर्सरी को मेन खेत में डालता था। उसके बाद सिंचाई यानी कि बारिश से, जो पानी से भर करके पूरा, जब उसकी फसल आती थी तो उसको आते आते सितंबर अक्टूबर हो जाता था। और सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि आज की डेट में मैनुअली कटाई पॉसिबल नहीं है, कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है, तो जब कंबाइन हार्वेस्टर आते हैं तभी पॉसिबल है। उसके बाद का जो समय बचता था उस समय इतना कम था कि उसको गेहूं की फसल को बुवाई के लिए समय नहीं मिलता था। और ऐसे में हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, वो फसल के अंदर जो निकाल करके, मेन फसल को निकाल करके उसका जो अवशेष है जिसको हम पराली बोलते हैं, उसके अंदर आग लगा देता था, क्योंकि उसके लिए वो कुछ भी वैल्यू की चीज़ नहीं थी। तो इस तरह से वो आग लगा देता था और इस तरह से हमारे को पॉल्यूशन भी मिल रहा है और हमारे पास एक जो मेन ऐसी चीज़ है जो कि जल रही है, बायोमास है, बड़ा सोर्स है, वो हमारा खत्म हो रहा था।
तो सरकार ने इसको रुझान लिया, सरकार ने इसमें एक रुझान लाके एक नई तकनीक निकाली, डीएसआर तकनीक। सरकार कहती है कि जो भी किसान डीएसआर तकनीक यानी डायरेक्ट सीड ड्रॉपिंग, अब आपको पौध तैयार करने की जरूरत नहीं है भैया, आप डायरेक्ट बीज को जो है खेत में डाल दो और बीज को खेत में डाल करके आप उसको पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई, तीसरी सिंचाई के बाद में बारिश की बाद में आपको अपना आप ही अगस्त और सितंबर के 15 सितंबर से पहले आपको राइस तैयार मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से अगर डीएसआर तकनीक से करता है तो सरकार उसको 4,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान भी दे रही है, सरकार कई सारी उसको सुविधा दे रही है, बीज भी दे रही है। और सरकार कहती है अगर ऐसा आप करते हैं तो आप किसी भी तरह से जो है सितंबर के फर्स्ट हाफ में यानी 15 सितंबर तक आप अपनी फसल को प्राप्त कर लेंगे और उसका जो अवशेष है आपको जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास एम्पल समय होगा, काफ़ी समय होगा आपको गेहूं की बुआई के लिए, लगभग 2 महीने होंगे। और 2 महीने कोई भी किसान अपनी फसल के अवशेष को, मैं फसल को नहीं कह रहा हूं, अपने खेत पे रख सकता है। तो सरकार दोनों तरह से काम किया, लेकिन ये बात करके सरकार का बात नहीं बनी, सही किसानों ने इसको माना, कहीं नहीं माना। अगर आज के हम ताजा आंकड़े देखा जाए तो आज के ताजा आंकड़ों के अनुसार सिर्फ हरियाणा और पंजाब की हम बात करें तो पंजाब के अंदर पराली जलाने के केसेस में लगभग 20 से 25% की कमी आई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज से 3 दिन पहले का आप टेलीविजन आज तक देख लीजिए। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहां पर 15 से 20% की कमी आई है। यानी कि पिछले 3, 4, 5 साल की भागदौड़ के बावजूद भी जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है। और एक पक्ष हमारा ये भी कहता है इंडस्ट्री के अंदर कि हमको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो बहुत बड़ा गैप है इसके अंदर। तो सरकार की जो पहल थी उसको सरकार ने फिर एक मैंडेशन के रूप में लाया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन निकाली कि ये जो पराली है इसका कोई ना कोई तोड़ निकालिए। और जब तोड़ निकाला गया तो इससे 2 रास्ते निकल का है, पहला तो पराली से बायोगैस बनाने का और दूसरा पराली से जलाऊ पैलेट बनाने का। जो दोस्तों बायोगैस बनाने की बात करें तो राइस स्ट्रॉ यानी पैडी स्ट्रॉ से जो गैस बनती है वो सारे ही जो रॉ मटेरियल में सबसे ज़्यादा बनती है। अगर हम पैडी स्ट्रॉ से गैस की बात करें तो 1 टन पैडी से लगभग 120 किलो गैस बन सकती है, जो कि 12% के आसपास की है। और अगर हम बात करें पैलेट की तो पैलेट के अंदर राइस स्ट्रॉ से यानी पैडी स्ट्रॉ या हम पराली कह लें, इससे लगभग 3200 जीसीबी का प्रोडक्ट बन सकता है, पैलेट बन सकता है। और आपको बता दूं कि पंजाब के अंदर अच्छे खासे प्लांट लगते जा रहे हैं। पंजाब इज द लीडिंग स्टेट इन इंडिया जो कि प्लांट लगा रहा है, पराली के ऊपर बेस प्लांट लगा रहा है और अच्छी खासी क्वांटम में सप्लाई करना चालू कर दिया है। बट स्टिल ए माइल्स टू गो, अभी मैं बोलता हूं बहुत चलना बाकी है। तो दोस्तों हम अभी पंजाब तक ही कॉन्सेंट्रेट ना हो, पंजाब के अलावा भी हमारे बहुत राज्य, तो हम उन पे भी आते हैं। दोस्तों ये जो लड़ाई चालू हुई पंजाब से, ये धीरे धीरे फैलती गई पूरे इंडिया के अंदर और हर स्टेट अपना अपना फसल का अवशेष रखता है। हम बात करें राजस्थान की तो यहाँ पर सरसों के बाद सरसों का अवशेष है, जिसको हम सरसों की टूड़ी बोलते हैं। सोयाबीन के बाद सोयाबीन की टूड़ी है। हम बात करें गुजरात की, वहाँ पर कॉटन सीड यानी कपासिया की टूड़ी है। हम महाराष्ट्र की बात करें वहाँ पर सोयाबीन भी है और कपासिया यानी कपास की फसल भी है, उसका अवशेष रहता है। हम बात करें असम की और 7 सिस्टर्स की बात करें, वहाँ पर कई सारी नेचुरल बैम्बू फार्मिंग है और उस बैम्बू की फार्मिंग से अभी तक कुछ नहीं होता, जंगल के जंगल में आग लग जाती थी, आपने सुना भी होगा। तो वो अपना आप एक रिसोर्स है। अगरबत्ती इंडस्ट्री का वहाँ पर वेस्टेज है, वो अपना अपना रिसोर्स है। हम बात करें पूरे इंडिया की तो अमूमन हर इंडिया के अंदर हर शहर के अंदर सॉ मिल होगी, यानी कि लकड़ी चराई की मशीनें लगी होंगी। हर इंडस्ट्री, हर अगर देखा जाए शहर के अंदर देखा जाए तो फर्नीचर फैक्ट्री होती है, जिनका भी बुरादा निकलता है, जो अभी तक या तो गल रहा था या जल रहा था। लेकिन आज आप जब सेमिनार को सुनते हैं तो आप मान लीजिए दोस्तों कि ऐसा कोई भी चीज़ जो जल रही है, ऐसी कोई भी चीज़ जो ऊष्मा दे सकती है, वो बायोमास है और उसको हमको ना तो फेंकना है, ना जलाना है, ना गलाना है। उसको हमको कन्वर्ट करना है या तो जलाऊ गैस के अंदर या जलाऊ पैलेट के अंदर। तो नेचुरली हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो है जलाऊ पैलेट के लिए, यानी बायोमास पैलेट के लिए। तो दोस्तों बायोमास पैलेट की जो हमने कहानी देखी वो लगभग लोग पंजाब से स्टार्ट होकर पूरे इंडिया में फैल चुकी है। अगर मैं बात करूं तो अभी इस समय पर लीडिंग स्टेट जो है, जो कि गवर्नमेंट में जो पैलेट जा रहा है या एनटीपीसी को पैलेट जा रहा है, उसके अंदर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अगर बात करें राजस्थान और कुछ पार्ट ऑफ यूपी, ये सब तैयार है। इन सब के अंदर टेंडर निकल चुके हैं। टेंडर अभी पूरे नहीं निकले हैं, लेकिन इतने निकल गए हैं कि अभी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो भी इसके सामने बौनी साबित हो रही है। मतलब अगर अभी बात करें तो अभी टेंडर जो निकले हुए हैं लगभग 70 लाख टन के निकले होंगे, उसके सामने हमारी सप्लाई जो है साल की वो 3 लाख टन भी सप्लाई नहीं है। यानी कि बहुत बड़ा गैप। अवेयरनेस की बहुत कमी है, ना फार्मर के एंड पे अवेयरनेस है, ना मैन्युफैक्चर के एंड पे अवेयरनेस है। और आप जिस वेबिनार को आप अटेंड कर रहे हैं वो उस अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा है। हम कहते हैं कि हमारा फार्मर भी हमको सुने, हम कहते हैं कि हमारा बिजनेसमैन भी हमको सुने और सही निर्णय लें।
तो दोस्तों इस बात को हम और आगे बढ़ाते हैं कि फिर क्या हुआ, इसके आगे का हम कहानी सुनते हैं। तो दोस्तों हम बात करें अमूमन हर स्टेट की बात करें, हर राज्य की बात करें, तो हर राज्य के अंदर एक कॉमन एक चीज आती है, वो है इंडस्ट्रीज। हमारे पूरे भारतवर्ष की बात करें तो नाना प्रकार की इंडस्ट्रीज है। कहीं पे फार्मा इंडस्ट्रीज है, जैसे गुजरात की बात करें, कहीं पर अगर हम देखें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगभग पूरे इंडिया के अंदर है। हम बात करें तो टेक्सटाइल मिल्स कई सारी जगह पर हैं। हम बात करें स्टील रोलिंग मिल कई जगह पर हैं। पूरे इंडिया के अंदर लगभग 550 से ज़्यादा पावर प्लांट हैं। इसमें हम एनटीपीसी और राज्यों को पावर प्लांट मिला रहे हैं। हम पूरे इंडिया की बात करें तो लगभग 100 से ज़्यादा बड़े सीमेंट प्लांट हैं। हम बात करें पूरे इंडिया के अंदर तो ढेरों नमकीन प्लांट हैं, ढेरों कुरकुरे प्लांट हैं, कई सारे पोहा प्लांट हैं। हम देखें तो कई सारे चोड़ा परमल प्लांट हैं और नाना तरह की इंडस्ट्रीज है, जहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जल रहा है, कुछ ना कुछ जल रहा है और कुछ ना कुछ जल करके उससे धुआं निकल रहा है, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। और वो जब जल रहा है तो वो क्या जल रहा है, वो जल रहा है या तो कोल जल रहा है, या लकड़ी जल रही है, या डीजल जल रहा है, या एलपीजी जल रही है, या फिर सीएनजी जल रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जब हम बात कर रहे हैं बायोमास पैलेट की, जब तक इजाद नहीं हुई थी तब तक 5 कॉमन फ्यूल थे: लकड़ी, कोयला, एलपीजी, सीएनजी और डीजल। लेकिन जब से पैलेट आया है इसके ऊपर एक विराम से लगना चालू हुआ है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि स्टिल माइल्स टू गो, अभी भी हमको बहुत लंबा सफर चलना है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है इस युद्ध की। और इस युद्ध की शुरुआत होने के बाद में इस युद्ध को अंत तक ले जाने का जिम्मा प्रोविक इंजीनियरिंग ने उठाया, इसीलिए आप हमारे साथ में। तो दोस्तों हम बात करें लगभग 5 बड़े फ्यूल: लकड़ी, कोयला, एलपीजी, सीएनजी और डीजल। उनके सामने हमारा पैलेट। तो हम कैसे पैलेट से इनका मुकाबला करेंगे, आप इसको जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सेशन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम दोस्तों अगर पैलेट की बात करें तो मैं आपको बता दूं, आज पूरे देश के अंदर आप पूछेंगे क्या रेट चल रही है पैलेट की, तो पैलेट की लगभग दिल्ली मंडी के अंदर, यानी दिल्ली के अंदर 4000 जीसीबी का जो रेट है वो 12 रुपए है। यानी कि अगर दिल्ली में अगर आप 1 किलो पैलेट खरीदते हैं जिसकी जीसीबी 4000 कैलोरी है, तो उसकी रेट 12 रुपए है। हम इसी को मानक मान के चलते हैं। अगर यही रेट हम पुणे में देखेंगे तो 13 से 14 रुपए है, गुवाहाटी में 17 रुपए है, नागपुर में 11 रुपए है, और हम बात करें हैदराबाद साइड पर 13 रुपए है। तो अमूमन अगर एवरेज निकाला जाए तो पूरे इंडिया का जो एवरेज है 4000 जीसीबी का 12 रुपए ये एवरेज आता है। तो अब इनके सामने हमारे जो नेचुरल फ्यूल है वो कैसे खड़े होते हैं और कैसे हमारा पैलेट इनसे मुकाबला करता है, चलिए 1 to 1 हम एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं हम एलपीजी का। अगर आपको पता हो तो एलपीजी आती है 100 रुपए किलो, कम से कम 100 रुपए किलो। एलपीजी से हमको एनर्जी मिलती है 12000 कैलोरी, यानी 12000 कैलोरी खर्च करने के लिए हम कर रहे हैं 100 रुपए खर्च कर रहे हैं। वही अगर एनर्जी हमको पैलेट से चाहिए हो तो हम 4000 कैलोरी 12 रुपए में ला रहे हैं, यानी कि 12000 कैलोरी लाने के लिए हमको 3 किलो पैलेट जलाना पड़ेगा, यानी 36 रुपए में हमारा काम हो जाएगा। यानी जो काम हम 100 रुपए में कर रहे हैं वो हमारा 36 से 40 रुपए के अंदर काम हो जाएगा। हम बात करें डीजल की, तो 1 लीटर डीजल जो 90 रुपए का आ रहा है, 85 से 90 रुपए का पूरे इंडिया के अंदर आ रहा है, उसके अंदर एनर्जी की बात करें तो 9000 एनर्जी उसके अंदर होती है, 8000 से 9000। वही काम अगर हम पैलेट से करना चाहते हैं तो हमें लगभग 2 से 2.25 किलो पैलेट जलाना पड़ेगा, क्योंकि पैलेट के अंदर हमारे जीसीबी है 4000 और डीजल के अंदर 8 से 9000 है। तो यानी कि डिवाइड किया जाए तो 2 से 2.25 किलो हमको पैलेट जलाना पड़ेगा, और 2 से 2.25 किलो पैलेट की कीमत हो गई 12 गुणा 2, यानी 24 रुपए से लेकर 27 रुपए तक। यानी जो काम 90 रुपए में हो रहा है 27 रुपए में काम हो जाएगा। सेम केस सीएनजी के साथ में, लगभग सीएनजी की जो रेट है वो 90 रुपए के आसपास है, उसके सामने भी लगभग 1/3 कॉस्ट आती है पैलेट की। चौथा जो इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि चौथा केस लिए इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज हमारी चल रही है पूरे इंडिया के अंदर, उन सब में सबसे ज़्यादा जो कंजप्शन है वो कोल का है, उसके बाद लकड़ी का है, उसके बाद एलपीजी, सीएनजी और डीजल लगभग बराबर से है। तो 50% इंडस्ट्रीज के अंदर आज भी हमारा कोल जलता है। तो कोल अगर जलता है तो क्या कोल के फायदे नुकसान है वो समझ लेते हैं। एक इंडस्ट्री वो छोटी हो चाहे बड़ी, अगर 1 टन कोयला ला रही है, 1000 किलो कोयला ला रही है, तो उसमें से सबसे पहले उसको 20%, 18 से 20% उसको चोरी का सामना करना पड़ता है, कोयले की चोरी का, क्योंकि वो कोल के साथ इनबिल्ट है। जब कोयला खदान से आता है तो आपस में रगड़ करके चूरी बनती है, विच इज ऑफ नो यूज। तो अगर बात करें 1 टन में से 800 किलो ही उनको कोयला मिलता है, 20 किलो जो देखा, 200 किलो देखा, वो चूरी बेकार। फिर इस 800 किलो को हम जलाते हैं तो इससे जो ऐश आती है वो आती है 35 से 40% की, यानी कि 800 किलो में से भी लगभग 400 किलो ही कोयला जो होता है, 400 से कम अगर बात करें, वो बेसिकली जलता है, बाकी सब ऐश मिलती है। तो अगर हमारा कोयला 6 रुपये आ रहा है या 7 रुपये आ रहा है तो उसकी कीमत कितनी हो गई? 6 रुपये की जगह उसकी कीमत हो गई 12 रुपये, क्योंकि हमको 1 टन कोयले की कीमत अगर हम 6000 रुपये दे रहे हैं, उससे हमको मिल रहा है बेसिकली आधा ही कोयला मिल रहा है उसके अंदर से, तो उसकी कीमत होगी 12 रुपये।
डबल हो गई कीमत। मतलब कहने को तो फिजिकली 6 रुपये 7 रुपये आ रहा है, लेकिन उसकी कीमत, क्योंकि उसका इफेक्टिव यूज देखा जाए 1 टन में सिर्फ 400 किलो का यूज हो रहा है। इसके अलावा हमको राख की ढुलाई के लिए पैसा देना पड़ता है। इसके अलावा हमारे सिस्टम में जो राख चौक होती है उसकी सफाई के लिए पैसा देना पड़ता है। तो ये जो सिस्टम है उसमें 6 रुपये का किलो को कोयला हमको 12 से 14 रुपये के अंदर पड़ता है। हम एवे ही भ्रम में जी रहे हैं कि हमें कोयला सस्ता पड़ रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो काफ़ी महंगा पड़ रहा है। अब आते चौथा यानी कि पांचवा लास्ट जो फ्यूल है वो है लकड़ी। दोस्तों लकड़ी की बात करें, लकड़ी के ऊपर किसी का बस नहीं है, कितना पानी पिएगी, कितनी सूखी आएगी, किसी को पता नहीं है। लकड़ी अमूमन देश भर के अंदर बात करें तो 35 से 40% मॉइस्चर के साथ में आती है, और लकड़ी की एवरेज कीमत पूरे शहरों में देख लें अपन तो 8 रुपये के आसपास की लकड़ी आ रही है, 7 से 8 रुपये के आसपास लकड़ी आ रही है। उसमें से भी 7 से 8 रुपये में से लगभग आप 30% पैसा जो है पानी का दे रहे हैं, पहली चीज़ तो। दूसरा, लकड़ी अगर गीली आ गई तो आपके प्रोडक्ट का टेम्परेचर कम मिलेगा, आप जो बना रहे हैं। लकड़ी सूखी आ गई तो इतना टेम्परेचर दे देगी आपका प्रोडक्ट जल जाएगा, यानी कि अनकंट्रोल्ड फेयर। इस पूरी समरी से हमको पता लगता है कि हमारे जितने भी फ्यूल हैं, कोल, गैस, डीजल, सीएनजी या लकड़ी, ये सब ही इंसान मजबूरी में यूज कर रहा है क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, पिछले 2 साल से इतनी अवेयरनेस आई है कि जिस भी इंडस्ट्री ने पैलेट को यूज करना चालू किया है वो दोबारा मुड़ करके इनमें से किसी भी फ्यूल की तरफ नहीं जा रही। मैं इस समय कोटा से रिपोर्ट कर रहा हूं एंड आई एम प्राउडली सेइंग कि हमारे कोटा के अंदर लगभग नमकीन इंडस्ट्री 95% कोल, 95% डीजल, एलपीजी, इन सबसे पैलेट की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, एंड दैट इज ड्यू टू द अवेयरनेस स्प्रेड बाय द प्रोवेक इंजीनियरिंग। यानी कि हमारे यहाँ पर नमकीन फैक्ट्री ने चालू किया और नमकीन फैक्ट्री आज की डेट में 95% इस टारगेट को अचीव कर चुकी है। उन्होंने कोल यूज करना बंद कर दिया है, डीजल यूज करना बंद कर दिया है, एलपीजी यूज बंद कर दिया है और लकड़ी यूज करना बंद कर दिया है। दे आर डिपेंडिंग ऑन द कोल, दे आर डिपेंडिंग ऑन द पैलेट। तो ये सब अवेयरनेस तब आई जब हम लोगों ने इसके फायदे गिनाने चालू किए। तो पिछला सेगमेंट अभी आपने जो सुना ये है कि आखिरकार हमारा पैलेट कैसे बेहतर है। तो अगर हम नटशेल में देखा जाए तो पैलेट कैसे बेहतर है, क्योंकि पैलेट के अंदर जीसी भी अच्छी है, और अगर हम जीसी के हिसाब से रेट की बात करें तो पैलेट सबसे फायदेमंद है। यानी कि 4000 जीसी हमको 12 रुपये मिल रही है, विच इज वेरी इकोनॉमिकल कंपेयर टू द अदर फ्यूल्स। सेकेंड चीज कि कोल के अंदर, सॉरी पैलेट के अंदर आपको जो एश कंटेंट मिल रही है वो लेस देन 10% मिल रही है अगर आप उसको एग्रीकल्चर बायोमास से बना रहे हैं, और अगर आप उसको लकड़ी से बना रहे हैं, मूंगफली से बना रहे हैं या बैम्बू से बना रहे हैं तो ये जो एश कंटेंट है आपको 5% से भी कम मिलती है। तो लेस एश कंटेंट, साथ साथ थर्ड जो बड़ा एडवांटेज है वो है लेस मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट कम है, इसकी वजह से धुआं कम उठता है उसका। तो पैलेट हर जगह से देखा जाए हमारे जितने भी ट्रेडिशनल फ्यूल है इन सबसे फायदेमंद है। चलिए दोस्तों, हमारा ये सेकंड सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम थर्ड सेगमेंट, जो कि आपके मन की बात है। वो है कि कहां कहां यूज होगा। भैया ये बता तो दिया आपने कहां कहां कैसे चल रहा है, ये यूज कहां कहां होगा, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को लेंगे। तो हमारे पास 4 सेगमेंट है दोस्तों जहां पर ये पैलेट यूटिलाइज हो सकता है। पहला सेगमेंट हम बात करें तो वो है एनटीपीसीस एंड स्टेट ओन्ड एंड सेंट्रल ओन्ड थर्मल पावर प्लांट। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पूरे देश के अंदर इस समय पर 440 गीगावाट के आसपास की बिजली का उत्पादन है। लगभग 440 गीगावाट के आसपास का बिजली उत्पादन है। उसकी अंदर हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो 440 गीगावाट के अंदर 50% जो पावर आ रही है वो आ रही है कोल बेस्ड थर्मल प्लांट से। लगभग 550 से ज़्यादा थर्मल प्लांट पूरे इंडिया के अंदर है। तो 440 गीगावाट में से लगभग 50% पावर जो आ रही है वो आ रही है हमारी कोल बेस्ड थर्मल प्लांट से। 20% पावर हमारी जो आ रही है वो आ रही है सोलर पावर प्लांट से। 10% पावर जो आ रही है हमारी वो आ रही है विंड पावर प्लांट से। 10% पावर हमारी आ रही है वो आ रही है हमारे 10% पावर हमारी आ रही है विंड पावर प्लांट से। 20% हमारी आ रही है सोलर पावर प्लांट से। उसके बाद 10% आ रही है हमारी हाइड्रो पावर प्लांट से। और उसके बाद अगर बात करें जो 10% रह गया, 10% में से 5% पावर हमारी आ रही है कोल एंड गैस, यानी जो हमारी गैस से चलने वाले प्लांट है, सीएनजी से चलने वाले प्लांट से। और 2.5% पावर हमारी आ रही है एटॉमिक से आ रही है, और 2.5% पावर हमारी आ रही है डायरेक्ट एग्रीकल्चर बायोमास को बर्न करके। यानी कि अभी भी हमारा जो 440 गीगावाट है उसमें से 220 गीगावाट जो पैदा हो रहा है वो कोल बेस्ड प्लांट से हो रहा है। और अगर हम डाटा निकालें तो पूरे इंडिया के अंदर लगभग 80 करोड़ टन कोयला इंपोर्ट प्लस खनन हो रहा है। 80 करोड़ टन इस समय पर कोयला जो खनन हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है। और इसका 50% देखें यानी 40 करोड़ टन कोयला हमारा थर्मल प्लांट में यूटिलाइज हो रहा है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के मेंटेनेंस के हिसाब से इस 40 करोड़ टन का 5 से 7%, मतलब अगर बात करें 40 करोड़ टन का 5 से 7%, तो ये हो गया लगभग 3.5 से 4 करोड़ टन के आसपास पैलेट की आवश्यकता होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का मेंटेनेंस कह रहा है, और ये धीरे धीरे सब जगह लागू हो जाना है।
मैंने अभी बताया पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सबसे लीडिंग स्टेट है जहाँ पर चालू हो गया है। अभी महाराष्ट्र में भी हाल में चालू हुआ है जहाँ पर टेंडर निकल चुके हैं। लेकिन ये सब सारे जितने स्टेट है, चाहे वो बिहार हो, तमिलनाडु हो, हैदराबाद, तेलंगाना, वहरेवर अगर बात करें, सब जगह ये लागू होना है। तो सिंपल सा डाटा, हमारा 80 करोड़ टन में से 40 करोड़ टन हमारा कोल जो है सीधे से थर्मल प्लांट को जा रहा है, उसका 5 से 7% देखें तो 3.5 से 4 करोड़ टन के आसपास हमको पैलेट की आवश्यकता पड़ेगी अगले 5 साल के अंदर। और वर्तमान में उसका जो उत्पादन है वो 3 लाख टन सालाना भी नहीं है, 3 लाख टन सालाना भी नहीं है, यानी कि हमें अभी बहुत लंबा चलना है, कई किलोमीटर चलना है, कई माइल चलना है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे यूसेस कहाँ कहाँ होंगे, तो सबसे बड़ा यूज होगा हमारा एनटीपीसी या स्टेट ओन पावर प्लांट के अंदर। अगर हम बात करें एनटीपीसी या स्टेट ओन पावर प्लांट की, तो इनका एक सिंपल सा थंब रूल है कि भैया हम आपको 1000 जीसीबी का ₹2.24 से ₹2.32 देंगे। सिंपल, यानी कि अगर आप 3000 जीसीबी का माल दे रहे हैं तो हम आपको ₹7 देंगे, और अगर आप 4000 जीसीबी का माल दे रहे हैं तो हम आपको ₹9 देंगे। इससे ज़्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं। और बनिस्पत इसके कि अगर आपके पास में 2800 जीसीबी का माल लेकर आ रहा हो हमारा, तो हम आपका लॉट भी कैंसिल कर देंगे। अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर 14% से ज़्यादा मॉइस्चर है तो आपका लॉट कैंसिल हो जाएगा। ऐश कंटेंट 10% से कम रहना चाहिए। सिंपल। एंड हो भी क्यों रहा हूँ, क्योंकि इनके यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो उलटफेर आपने देखा, कोयले से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, और मैंने बताया कोयले के अंदर 35-40% ऐश आ रही है, कोयला हैंडलिंग में पैसा खर्च हो रहा है, उस हिसाब से इनकी बात भी सही है। इससे ज़्यादा रेट देना इनके लिए मुनासिब भी नहीं है। तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्राहक, लेकिन लिमिटेशन के साथ चल रहा है। लेकिन आज की डेट में अगर आप प्लांट लगाते हैं तो आप इससे सालों साल काम कर सकते हैं और फायदा ही कमाएंगे, नुकसान नहीं होगा। लेकिन सिंपल ये कहते हैं कि हमें जो आपको पैलेट देना है, आपने हमको जो पैलेट देना है वो एग्रीकल्चर बायोमास से बना होना चाहिए, यानी कि पराली हो गया, राइस हस्क हो गया, मस्टर्ड हस्क हो गया, सोयाबीन हस्क हो गया, कॉटन सीड हो गया, इन सब से बना होना चाहिए, जो भी एग्रीकल्चर बायोमास से, राइट। तो दिस इज फर्स्ट क्लाइंट जो कि हमारा है एनटीपीसी और स्टेट ओन पावर प्लांट। सेकंड हमारा जो क्लाइंट हो गया वो भी इसी तरह का है, लेकिन वो है प्राइवेट सेक्टर का क्लाइंट। वो कौन है? जैसे कि आपने सुना होगा टाटा का जमशेदपुर में आपका सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, लेकिन टाटा तो टाटा ही है, वो अपने स्टील प्लांट चलाने के लिए पावर किसी से खरीदेगा नहीं, वो खुद का पावर प्लांट लगा के बैठा है, लगभग 200 मेगावाट का। इसी तरह से हमारे देश की सबसे बड़ी स्टील मिल, हमारे देश की कई सारी स्टील रोलिंग मिल के साथ में हमारे फार्मा फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, दवा फैक्ट्रीज, ऑयल की फैक्ट्रीज, राइस मिल्स, ये सब अपने अपने पावर प्लांट खुद लगा के बैठी है। वो पावर प्लांट 8 मेगावाट, 10 मेगावाट से लेकर के लगभग 100 मेगावाट तक के हैं। और ऐसे जो ओनर्स हैं, प्लांट ओनर्स हैं, ये 2 जगह पैलेट यूज करते हैं। एक तो स्टीम जनरेशन में, ताकि स्टीम से टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इससे उनका प्लांट चलेगा। और दूसरा उनकी प्लांट की जो फर्नेस है, यानी 2 जगह उनका यूज है कोयले का। ये कहते हैं हमें भी यार कोयले से परेशान हो चुके हैं, हमें भी कोई ऑप्शन दो, लेकिन ये कहते हैं हमें कचरा नहीं चाहिए, हमें 3.5 से 4,500 जीसी को माल चाहिए, बनिस्पत इसके कि हम आपको अच्छी रेट देने के लिए रेडी हैं। जहाँ पर एनटीपीसी आपको 4,000 जीसी को ₹9 दे रहा है, हम आपको 10.5 से 11 रुपये देने को रेडी है, लेकिन हमें माल अच्छा चाहिए, माल में जीसी भी अच्छी हो, ऐश कंटेंट कम से कम हो, मॉइस्चर कंटेंट कम से कम हो, मैंने अच्छा ग्राहक। तीसरा ग्राहक दोस्तों जो आ गया, अब आप बोलेंगे बहुत दूर की बात हो गई भाई, एनटीपीसी बहुत दूर की बात हो गई, ऐसे प्राइवेट प्लांट कहाँ मिलेंगे? अब वो क्लाइंट जो आपके आसपास है, तीसरा क्लाइंट हमारा वो है जो आपके आसपास है। मतलब पहला तो हो गया आपके, जो आपका घर है उसकी 2 मंजिला छत पे चले जाएं तो वो जगह आपके घर के आसपास, वो जगह आपके शहर के अंदर, आपके आसपास के 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो धुआं उगल रहा है वो कुछ न कुछ जला रहा है। वो या तो कोल जला रहा है, लकड़ी जला रहा है, एलपीजी, सीएनजी, डीएचएल, कुछ न कुछ जला रहा है। वो एक अच्छा ग्राहक है। ये कौन है? ये है छोटे छोटे राइस मिल, छोटे छोटे दाल मिल, छोटे छोटे पोहे प्लांट, छोटे छोटे परमल प्लांट। ये हो गए आपके लोहे की ढलाई फैक्ट्रीज, बर्तन इंडस्ट्रीज, चम्मच इंडस्ट्रीज। ये सब वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि छोटी छोटी मात्रा में पैलेट को यूटिलाइज कर रही है। लेकिन ये छोटी छोटी मात्रा की बात करें तो कोटा शहर में 12 लाख पॉपुलेशन के ऊपर हमारा पर मंथ का पैलेट का कंजप्शन 250 टन है। ये मैं बात कर रहा हूँ उस शहर की जो कि एजुकेशन के लिए प्रसिद्ध है। तो खास करके आप जहां भी रह रहे हैं, अगर आप वहां तफ्तीश करेंगे तो अच्छी खासी कंजप्शन अच्छी आती है। एक छोटे शहर की कंजप्शन 250-300 टन की हो सकती है। तो ये वो ग्राहक जो आपके आसपास है, लेकिन ये है सबसे क्वालिटी ग्राहक। इसको शहर में प्लांट लगे होते हैं या ऐसे एरिया में प्लांट लगा होते हैं, इसके पास लेबर नहीं होती है। ये कहता है भैया हम प्लांट में माल तो लेंगे, पैलेट तो लेंगे, लेकिन अच्छी क्वालिटी का। मसलन हम आपको 4,000 जीसी को 12 रुपये देंगे, 13 रुपये भी देंगे, लेकिन हमें चाहिए ऐश कम। हमको चाहिए ऐश 2.5 से 3%, 4% तक मैक्सिमम। हमको चाहिए मॉइस्चर 5 से 7%, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे पास ना लेबर है, ना हम पोल्यूशन वालों का डंडा झेल सकते हैं।
बात भी जायज़ है। तो इसीलिए ये अच्छा ग्राहक, अच्छी खासी क्वांटिटी है। अगर मैं एक डाटा दूं तो आज की डेट में दिल्ली एनसीआर की बात करें, जिसके अंदर आप फरीदाबाद को मान लीजिए, पलवल को मान लीजिए, नोएडा को मान लीजिए, दिल्ली के जितने भी सब स्टेट उनको मान लीजिए, सोनीपत पानीपत तक की बात कर लीजिए, इधर मथुरा बहादुरगढ़ की बात कर लीजिए, कोसी तक की बात कर लीजिए, तो इसका जो कंजप्शन है 2500 मेट्रिक टन पर डे का है। 2500 मेट्रिक टन पर डे का कंजप्शन दिल्ली एनसीआर का है, जो कि अभी तक का डाटा है। कितनी सारी इंडस्ट्रीज अभी कन्वर्ट होंगी वो हिसाब नहीं है। तो दोस्तों मैं फिर बोलता हूं, स्टिल ए माइल्स टू गो, बहुत लंबा चल रहा है। और दोस्तों अब इस कड़ी में जो चौथा ग्राहक है हमारा, वो ग्राहक है जिसके बिना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तीन ही चीज आती है, रेती यानी बजरी, दूसरा गिट्टी और तीसरा सीमेंट। जी हाँ, हम बात करें सीमेंट की, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री का एक जो डार्क ट्रूथ है, अगर आप सुनेंगे तो आप हाथ पर रह जाएंगे। जो सीमेंट का बैग आप 360 रुपए का ला रहे हैं, जो सीमेंट का बैग आप 360 रुपए का ला रहे हैं, उस 360 रुपए के बैग की लगभग आधी लागत उसके बनाने में लगने वाले फ्यूल में जाती है। यानी कि 360 में से 180 रुपए जो खर्च होता है, 170 रुपए जो खर्च होता है, वो उसके अंदर लगने वाले ईंधन में होता है। क्योंकि सीमेंट प्लांट का प्रोसेस ऐसा है कि वहाँ पर कैल्सिनरी होती है, किल्न होती है, जिसके अंदर काफ़ी मात्रा में फ्यूल जलता है, और ये फ्यूल होता है जो कि इम्पोर्टेड पेट कोक है। तो सीमेंट प्लांट बड़े परेशान है। तो इनका ये कहना है कि भैया हमारी भी किस तरह से मदद कर दो। तो सीमेंट प्लांट ने अभी हाल ही में ट्रायल किया, जिसमें कलबुर्गी सीमेंट जो प्लांट है साउथ इंडिया का, उन्होंने ट्रायल किया और उन्होंने अपनी जो पेट कोक पर निर्भरता है वो 25% कम की है। इस तरह से उनकी जो ओवरऑल जो कंजप्शन है, ओवरऑल फ्यूल कंजप्शन है, वो 25 से 30% का आसपास कम कर पाए हैं और इसमें अच्छी खासी सफलता मिली है। लेकिन ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अपने बायोमास को 35 से 40 mm के पार्टिकल साइज में ग्राइंडिंग कर दो और उसको 15% मॉइस्चर से नीचे ला करके हमको सप्लाई कर दो, जितना आप सप्लाई कर सकते हैं। आप हमें 250, 300, 600 टन जितना पड़े सप्लाई कर सकते करो, लेकिन 35 से 40 mm का साइज होना चाहिए उसका, यानी पार्टिकल साइज, और लगभग 15% से मॉइस्चर कम होनी चाहिए। सिंपल। तो दोस्तों मैंने ये बताया 4 बड़े क्लाइंट जो कि जिसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। इंडस्ट्री में आपका सवाल जरूर जायज रहता है कि हम कहाँ बेचेंगे, मैंने बता दिया। इससे ज़्यादा हम आपको यही गाइड कर सकते हैं कि आपको आंखें खोल के अपने शहर के अंदर क्लाइंट्स देख रहे हैं, इन चारों में से कौन सी कैटेगरी क्लाइंट आपके पास में है। चलिए, ये हमारा 3rd सेगमेंट कंप्लीट हुआ। 4th सेगमेंट हमारा आ गया, जिसके लिए आप लालायित हैं कि भैया सब कुछ ठीक है, माल बनेगा कैसे। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं एक डेमो प्लांट है, इसको मैं आपको पूरा बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम किस प्लांट की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे प्लांट की जो कि मल्टी स्पेशलिटी है, बहुउपयोगी है, मल्टीपर्पज है। ऐसा प्लांट जिससे कि आप लगभग ABCD हमने जो चारों कैटेगरी का आपको क्लाइंट बताए, सबको ही आप माल दे सकते हैं। मसलन कि आप पराली से, राइस से, मस्टर्ड से, सोयाबीन से, कॉटन सीड से, इन सबसे तो माल बना सकते हैं। साथ साथ आप लकड़ी से, बैम्बू से माल बना सकते हैं। साथ साथ आप नेपियर से माल बना सकते हैं। ऐसे एक प्लांट को हम दिखाने जा रहे हैं आपको यहाँ पर। दोस्तों अब दिल थाम के देखिए और इसको ढंग से समझिए, ऐसा कौन सा प्लांट है। और इस प्लांट में हम जो कहते हैं ना आपको, ये दोस्तों अगर आपके पास चारों तरह के सेगमेंट के क्लाइंट को सर्व करने के लिए प्लांट होगा, तो आप कभी अपने प्लांट को बंद नहीं करेंगे। तो ऐसा प्लांट ध्यान से देखिए। तो इस प्लांट की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहली मशीन जो आप देख रहे हैं, यह मशीन है शेडर मशीन। शेडर मशीन क्यों है? क्योंकि आप अगर पराली की बात करें तो पराली आज की डेट में बेल्स के फॉर्म में आती है। पराली ऐसी नहीं कि आपको खुली फॉर्म में आ रही है, लोग आज का उसका बेल बना देते हैं, इसको गोला बना देते हैं, इसका एक असेंबल कर देते हैं और उसको लेकर के आते हैं। क्योंकि पराली को अगर हम खुले रूप में लाएंगे तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा पड़ेगा। इसीलिए आज की डेट में फार्म लेवल पर बेलर लगे हैं। ये बेलर पराली के लिए, कॉटन सीड के लिए, सोयाबीन के लिए, मस्टर्ड के लिए, ग्राउंडनट और जो अपने गन्ने की पत्तियां, इन सब के लिए बेलर लगे हैं। और बेलर से जो बेल आती है इसको डायरेक्ट आपको इस हॉपर में डाल देना है। इस हॉपर में डाल दें और यहाँ देखिए आप, ये अपोजिट आर्म चल रही है। ये अपोजिट आर्म जब घूमती है मशीन के द्वारा, तो इससे हमारा जो पराली का जो बेल है वो कन्वर्ट हो जाता है 30 से 50 mm के टुकड़े में। लगभग 1 से 1.5 इंच का जो टुकड़ा हो गया इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। 1 से 1.5 इंच का टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएगा वो। उसके बाद मैंने जैसे बोला कि हमारा प्लांट मल्टीपर्पज है, तो इसी के साथ में हमने एक मशीन लगाई हुई है। ये मशीन जो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं हम लोग चिपर मशीन। जी हाँ, चिपर मशीन। ये मशीन क्या करती है? आपको लकड़ी से चिप्स बना देगी, आपके बंबू से चिप्स बना देगी। ये जो आप देख रहे हैं अंदर इसका, ये है इसका रोटर, जो कि लकड़ी को या बंबू को छीलने का काम करता है और इसको काटने का काम करता है। तो ये मशीन यानी कि चिपर मशीन, जो कि लकड़ी से या बैम्बू से आपको चिप्स बना के दे देगी। तो दोस्तों अभी हमने प्राइमरी स्टेज पे देखा जाए तो हमने चिपर मशीन और शेडर मशीन से हमारे बायोमास को और हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट को कन्वर्ट कर लिया लगभग 1 से 2 इंच के अंदर। इससे आपको चिप्स मिलेगा 1 से 2 इंच का। उसके बाद हम सेकंड स्टेज में आएंगे, वो है हमारा ग्राइंडिंग। ये जो आप देख रहे हैं ये हैमर मिल है, यहाँ पर हम हैमर मिल को फीड करेंगे
और हैमर मिल से ये जो आप देख रहे हैं, ये साइक्लोन से मटेरियल आएगा, नीचे आगे की तरफ जाएगा, और ये इसका डस्ट कलेक्टर, ये जो आप देख रहे हैं इसका डस्ट कलेक्टर है। तो अगर हम हैमर मिल की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये आपका साइक्लोन, यहाँ से मटेरियल आगे जाएगा, और ये आपका देखा जाए तो डस्ट कलेक्टर है। लेकिन ये हैमर मिल क्या करती है दोस्तों, ये जो आपका बायोमास आपका पिस करके आ रहा है पीछे से 1 से 2 इंच का आ रहा है, ये इसको कन्वर्ट कर देती है लेस देन ½ इंच, यानी 6 से 12 mm के पार्टिकल साइज में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन हैमर मिल की अपनी लिमिटेशन है। हैमर मिल कहती है कि भैया मैं तभी पीसूंगी जब आपकी मॉइस्चर कंटेंट 25% से कम हो। अगर आपकी मॉइस्चर कंटेंट बायोमास की 25% से ज़्यादा है तो मैं पीस नहीं पाऊंगी। इस केस में दोस्तों आपको फिर निर्भर होना पड़ता है ड्रायर पे। ये जो आप देख रहे हैं ये ड्रायर मशीन, ये आप जो देख रहे हैं ब्लैक कलर की, ये ड्रायर की भट्टी है। इसमें आप पहले ड्राई करेंगे, उसके बाद हैमर मिल पे ले जाएंगे। अगर आपकी मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, 20 से 25% से ज़्यादा है, तो आपको पहले ड्राई करना पड़ेगा। तो अमूमन हमारे देश के अंदर बात करें तो बारिश के दिनों में आपको ड्रायर की आवश्यकता बहुत पड़ेगी, लेकिन हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ड्रायर शुरू से लगा के चलिए, क्योंकि आपको मॉइस्चर कंटेंट भी कंट्रोल करना है, आपको एच कंटेंट भी कंट्रोल करना है। तो पहले हमने शेड किया, चिप किया, उसको हमने ड्रायर किया। ये जो आप ड्रायर देख रहे हैं, ये ड्रायर के अंदर ये फर्नेस इसका, यहाँ पर इसके अंदर, यहाँ पर इस लाइन के अंदर हम लोग मटेरियल को डालेंगे, और ये लाइन से मटेरियल होता हुआ, ड्राई होता हुआ सीधा हमारा आ जाएगा साइक्लोन से। उसके बाद हमारा चला जाएगा हैमर में। तो ये डिपेंड हो गया आपके ऊपर। आप चाहें तो ऐसा प्लांट भी लगा सकते हैं, हम आपको लगा के दे सकते हैं कि जब आपको ड्रायर यूज करना आप ड्रायर यूज करें, जब आपको हैमर मिल यूज करना आप हैमर मिल यूज करें। इस तरह से मल्टीपल टाइप का प्लांट भी हम लगा देते हैं, इसलिए आपको इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस इस टेबल की जैसा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हमको देना है, इस टेबल के जैसा आपको हमको जमीन बना के देना है, फर्श करके देना है, हम आपको कैसे भी प्लांट लगा सकते हैं। तो पहले हमने शेड किया, चिप किया, उसके बाद ड्राई किया या ग्राइंड किया, ये डिपेंड करेगा हमारे मॉइस्चर कंटेंट पे। उसके बाद हमारा जो पाउडर है, जो ग्राइंडिंग पाउडर है, जो ग्राइंडेड पाउडर है, जो कि लेस देन ½ इंच 6 से 12 mm के अंदर है, वो आएगा दोस्तों मिक्सचर के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ये मिक्सचर मशीन है। मिक्सचर मशीन का काम क्या है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि एनटीपीसी को अगर आप सप्लाई करते हैं तो 4000 जीसीबी का आपको 9 रुपये मिल रहा है, 3000 जीसीबी का आपको 7 रुपये मिल रहा है। आप भी ठहरे इंसान, आप कहते हैं यार मैं 3000 जीसीबी का माल क्यों दूं, मैं 4000 जीसीबी का माल दूंगा। तो आप पराली के अंदर यहाँ पर लकड़ी मिला सकते हैं, पराली के अंदर यहाँ पर नेपियर मिला सकते हैं, बैम्बू मिला सकते हैं, और आप इसकी जीसीबी बढ़ा सकते हैं। मसलन 3000 से 4000 या उसके बीच में जहाँ तक भी पहुँचे उतना सफ़र तय करके अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 3000 जीसीबी का आपको 7 रुपये मिल रहा है, 4 का 9 मिल रहा है, यानी 3500 जीसीबी का आपको 8.5 रुपये के आसपास मिलेगा। तो इसीलिए आप इससे जीसीबी बढ़ा सकते हैं। और लकड़ी के केस में आप इसमें कैशू शेल डाल करके या आप सॉल्ट ड्यूस डाल करके उसका लुब्रिकेशन बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो मटेरियल आएगा वो आएगा पैलेट मशीन में। ये जो आप देख रहे हैं ये पैलेट मशीन है, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल रिंग डाई पैलेट मशीन। ये हमारी योलोंग कंपनी की पैलेट मशीन है, जो कि विश्व की सबसे विख्यात कंपनी है। उसके बाद पैलेट मशीन यहाँ से जो है, इससे हमको 6, 8 और 10 mm का पैलेट मिल जाते हैं। 6, 8 और 10 mm का पैलेट बनाने के बाद में हमारा जो पैलेट है इस ग्रेडर मशीन पर आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं जाली है, इस जाली से क्या होता है कि इसके अंदर का जो पाउडर है वो निकल जाता है, और सादा जो पैलेट हमारा होता है वो कूलर मशीन पर आएगा। ये जो देख रहे हैं कूलर मशीन है, जो फैन लगे हुए हैं, कूलर मशीन से कूल होकर के आगे चला जाएगा पैकिंग के लिए। आप समझ पाए पूरा? तो हमने एक पैलेट बनाया, पैलेट के बाद में ग्रेडिंग किया, ग्रेडिंग के बाद में कूलिंग किया, और कूलिंग के बाद में हमारा पैकिंग के लिए चला जाएगा। लेकिन इसके बाद भी एक स्टेप रहती है दोस्तों, जो मैंडेटरी नहीं है लेकिन फ्यूचरिस्टिक है। आप चाहें तो जो बना हुआ पैलेट है इसका आप टॉरिफिकेशन कर सकते हैं, और टॉरिफिकेशन करके आप सिर्फ कोल का रिप्लेसमेंट नहीं, कोल जैसा प्रोडक्ट बना सकते हैं। जी हाँ, हम जब कोल की रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम ऐसा प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो कि लगभग 7 से 10% मॉइस्चर हो, लगभग जिसके अंदर आपकी 7%, 10% के आसपास ऐश कंटेंट है, जीसीबी इसकी 4000 के आसपास की, या 3200 से 4000 के बीच में। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट को हम यहाँ फीड करते हैं तो उससे हम जीसीबी बढ़ा सकते हैं। मसलन अगर हम राइस की पराली से बना हुआ पैलेट इसके अंदर डालते हैं तो 3200 जीसीबी का अगर पैलेट इसके अंदर जाएगा तो आफ्टर टेरिफिकेशन इसकी जो जीसीबी आएगी वो 4500 आएगी। और ऐश कंटेंट की बात करें 2% से कम रह जाएगी, मॉइस्चर कंटेंट की बात करें 2% से कम रह जाएगी। यानी कि ये है टॉरिफिकेशन का काम, लेकिन ये अभी एक लंबा सफर है। आपको पहले नॉन टॉरिफाइड पर ट्राई करना चाहिए, फिर आप टॉरिफिकेशन पर आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम समरी बात करें तो हमने अभी देखा कि हमारा जो प्लांट है बेसिकली 7 स्टेप जो है, 7 से 8 स्टेप के अंदर चलता है। पहला स्टेप बात करें तो शेडिंग और चिपिंग हो गया, दूसरा बात करें तो हमारा हो गया ग्राइंडिंग हो गया, थर्ड बात करें तो ड्राइंग हो गया, फोर्थ बात करें तो मिक्सिंग हो गया, फिफ्थ बात करें तो पैलेटाइजेशन हो गया, सिक्स्थ बात करें तो ग्रेडिंग हो गया, सेवंथ बात करें तो कूलिंग हो गया, और 8वां बात करें तो पैकिंग हो गया। और इसके अलावा 9वां स्टेज जो कि मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, वो है टॉरिफिकेशन। तो आप अपने हिसाब से इसका प्लान कर सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे एज एन इंडस्ट्री लीडर कि आप मल्टी स्पेशलिटी प्लांट ही लगाएं, ताकि आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है ABCD किसी भी तरह क्लाइंट के लिए पूरा कर सकें।
दोस्तों ये चौथा सेगमेंट हमने कंप्लीट किया और हम आ रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट जिसके लिए आप वेट कर रहे होंगे कि भैया कॉस्टिंग भी बताओ, क्योंकि बजट भी जरूरी है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए हमारे पास 5 तरह के प्लांट हैं। पहला प्लांट है 500 किलो प्रति घंटा, दूसरा प्लांट है 1000 किलो प्रति घंटा, तीसरा प्लांट है 2000 किलो प्रति घंटा, चौथा है 5000 किलो प्रति घंटा और पांचवा है 10,000 किलो प्रति घंटा। अगर हम इसको 20 घंटे के अंदर देखें तो 500 किलो प्रति घंटा मतलब हो गया 10 टन पर डे। हम बात करें 1 टन पर आवर यानी कि 1000 किलो प्रति घंटे की बात करें तो उसका मतलब हो गया 20 टन पर डे। 2000 किलो प्रति घंटा का मतलब हो गया 40 टन पर डे। हम बात करें 5 टन प्रति घंटा का मतलब हो गया 100 टन पर डे। और अगर बात करें 10 टन पर घंटे का मतलब हो गया 250 टन पर डे। हम एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यूट्यूब पर लाइव मिलेगा आपको। तो दोस्तों 500 किलो प्रति घंटा यानी कि 10 टन पर डे का प्लांट, इसके लिए जगह चाहिएगा आपको 4 से 5,000 स्क्वायर फीट। इसके लिए आपको पावर चाहिए होगी 125 से 150 kVA और इसके लिए बजट चाहिए होगा 35 से 55 लाख का। 1 टन पर आवर यानी 20 टन प्रति दिवस का जो प्लांट है इसके लिए आपको जगह चाहिए होगी 7 से 8,000 स्क्वायर फीट, पावर चाहिए होगी 150 से 180 kVA और बजट चाहिए होगा 60 से लेकर 90 लाख तक का। तीसरा 2 टन पर आवर यानी 40 टन पर डे का जो प्लांट है इसके लिए बजट चाहिए होगा 1 से 1.25 करोड़ रुपए का। इसके लिए पावर चाहिए होगी आपको 300 से 350 kVA की और इसके लिए जगह चाहिए होगी आपको 10,000 से 15,000 स्क्वायर फीट की। चौथा प्लांट 5 टन पर आवर यानी कि 100 टन पर डे का प्लांट, इसके लिए आपको जगह चाहिए लगभग 15 से 18,000 स्क्वायर फीट। इसके लिए पावर चाहिए 800 से 900 kVA, बजट चाहिए 2.5 से 3 करोड़ का। और पांचवा प्लांट 10 टन पर आवर यानी 250 टन पर डे, इसके लिए आपको जगह चाहिए 22 से 25,000 स्क्वायर फीट की और इसके लिए पावर चाहिए 1300 से 1500 kVA और बजट चाहिए 5.5 से 6 करोड़ का। तो दोस्तों हमने आपको जो बजट बताया बेसिकली ये बजट हमने बताया, जैसे मसलन अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 2 टन के प्लांट की मैंने बजट बताया आपको 1 से 1.25 करोड़ का, यह बजट बता रहे हैं हम मशीनरीज का। इसके अलावा आपको शेड बनाना पड़ता है लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का। इसके अलावा आपको 325 kVA का ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी। तो अगर हम 1.25 करोड़ के अंदर बाकी सब देखें तो शेड का बजट रहेगा 55 से 60 लाख का और ये हमारा ट्रांसफार्मर, केबल और बाकी सब खर्चा जो रहेगा वो 20 से 25 लाख का रहेगा। तो अमूमन बात करें 2 टन पर आवर यानी 40 टन पर डे का प्लांट हमारा लगभग 2 करोड़ रुपए के अंदर लग जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और कि अगर आप एनटीपीसी को सप्लाई करना चाहते हैं तो एनटीपीसी का मैंडेशन है कि आपको लगभग 7,500 मेट्रिक टन माल हर साल सप्लाई करना होगा, सालाना सप्लाई करना होगा। और अगर हम इसको महीने में डिवाइड करें, 12 महीने से डिवाइड करें तो ये हो गया 600 टन महीने का। और अगर हम इसको 20 घंटे से डिवाइड करें तो ये हो गया 30 टन पर डे का। यानी 30 टन पर डे आपको पैलेट सप्लाई करना ही पड़ेगा। और 30 टन पर डे के लिए जो सबसे उचित प्लांट है वो है 2 टन पर आवर का यानी कि 40 टन पर डे का। राइट, तो दिस वॉज ऑल अबाउट हमारे पास क्या क्या मॉडल्स है दोस्तों। अब हम आते हैं सबसे एंड में, यानी कि इंडस्ट्री की बात हो गई, इंडस्ट्री मशीन के सेलिंग की बात हो गई। दोस्तों हर चीज़ की जो अच्छाई है उसकी कोई ना कोई कमी होगी, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्योंकि हाँ, हम यहाँ पर एक्चुअली इंडस्ट्री को गाइड करने के लिए हैं, हम यहाँ पर मशीन बेचने के लिए नहीं, इंडस्ट्री को गाइड करने के लिए। मशीनें तो अपना आप ही बिक जाएगी। तो आप इस इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा डार्क ट्रूथ है, क्या चैलेंजेस को समझ लीजिए। अगला 2 मिनट आपसे बोल लूँगा। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो एक डार्क तो वो है कि इस इंडस्ट्री के 3 सेगमेंट है। पहला है प्रोक्योरमेंट यानी खरीदारी, दूसरा है प्रोडक्शन और तीसरा है आफ्टर सेल्स। लेट मी मेक यू श्योर कि आपको तीनों सेगमेंट में सबसे जो टफ सेगमेंट है वो है प्रोक्योरमेंट का। यानी कि प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन और आफ्टर सेल्स। आफ्टर सेल्स सुनिश्चित है क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं स्टिल माइल्स टू गो, स्टिल किलोमीटर टू गो, तो वो बहुत सुनिश्चित है। प्रोडक्शन के लिए आप रेबल कंपनी प्रोविक सकते हैं, लेकिन प्रोक्योरमेंट जो दोस्तों है, प्रोक्योरमेंट बड़ा टफ काम है और इसके लिए आपको फार्मर पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। फार्मर अपनी मन मर्जी से आपको मटेरियल सप्लाई करता है, कभी वो आपको 1 रुपये का दे रहा है, कभी वो 1.5 रुपये का दे सकता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको उसके फार्मर के साथ में एफपीओ बनाना पड़ेगा, फार्मर के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तभी आप चल पाएंगे। और सिमिलरली आप अपनी इंडस्ट्री के जो कॉम्पिटिटर हैं, वो चाहे आपको दोस्त हो या दुश्मन हो, उसके साथ भी आपको संतुलन करना पड़ेगा। क्योंकि आज जो माल आपको 1 रुपये में मिल रहा है, आपका दोस्त उसको 1.5 रुपये में खरीदने की कोशिश करेगा। इस तरह से आप इंडस्ट्री फेल हो सकते हैं। इसलिए संतुलन फार्मर के साथ, संतुलन अपने दोस्त और दुश्मन के साथ, दोनों जरूरी है और इसी तरह से आप सर्वाइव कर सकते हैं। दोस्तों ये बात हुई मेरी पूरा कि कैसे बायोमास से पैलेट हम बना सकते हैं, कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज है, कैसे हम बेच सकते हैं, कैसे हम आगे सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपके मन के अंदर कोई क्वेरी है तो आप हमारे नंबर 7073642737 7073642737 यानी 70 73 64 27 37 पर हमसे सवेरे 9 से लेकर शाम के 7 बजे तक बात कर सकते हैं। और हमारी कोटा, पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी किसी फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बड़े धैर्य से सुना। इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर राउंड रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं।